देखा दल बल के साथ चलते हैं विधायक, और एक डायलॉग भी बड़ा फेमस होता है कि चाचा विधायक हैं हमारे। तो मेरी आइडेंटिटी किसी गार्ड से नहीं, बिल्कुल मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद की है। सेवा के नाम पे ही कनेक्शन काट दिए थे क्या विद्युत विभाग के कर्मचारियों के? तो जनता की पीड़ा समझाने के लिए मैंने उस दिन सुबह आकर के इनके तार काटे। ऊपर तो आरोप भी लगे कि कर्मचारियों ने कहा कि हमारे तो घर के उपकरण तक खराब कर दिए विधायक जी ने। हरीश रावत जी से नाराजगी क्यों? हरीश रावत जी से मेरी नाराजगी नहीं है। ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, उस पर क्या कहेंगे विधायक? देखिए, जिस तरीके के साक्ष्य मिटाए गए और तमाम तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम तरीके की जांच और बयान जिस तरीके से आए, हम लोग भी उसमें संतुष्ट नहीं हैं। एक विधायक का फोन कर किसी के पास जाता चुटकियों में काम होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तराखंड जनमंच। आज हमारे साथ हैं सरल स्वभाव के धनी विधायक वीरेंद्र जाती, जो झबरेड़ा विधानसभा हरिद्वार जिले से आते हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उत्तराखंड जनमंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल, एक LIC में काम करने वाला व्यक्ति आज विधायक है तो कैसा महसूस होता है? अगर मैं आपको बहुत गहरी और दिल की मैं बात बताऊं जी, तो LIC में काम करने का अनुभव और LIC के साथ काम करने का मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, मैं मानता हूं वो मेरे जीवन को तराशने वाला अनुभव रहा। मार्केटिंग सेक्टर भले ही कोई भी हो, बिल्कुल सही। मार्केटिंग सेक्टर आपके व्यक्तित्व को निखारता है, उतार चढ़ाव ये सब चीजें सिखाता है। और आपका व्यवहार या मैं कहूँ लोक व्यवहार का जो आर्ट है, मतलब लोगों के साथ आपको कैसे पेश आना है, कितने सम्मान के साथ लोगों से पेश आना है जी, और कैसे लोगों को अपने साथ बनाए रखना है, लोगों का सम्मान कैसे करना है, ये आर्ट मैं मानता हूँ मार्केटिंग सिखाती है। LIC का या मैं कहूँ मार्केटिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान मैं मानता हूँ मेरे राजनीतिक जीवन में और मेरे निजी जीवन में है। सरलता। माना जाता है कि राजनीति के अंदर जो सरल व्यक्ति होता है बड़ी कठिनाई आती है। क्या विधायक जी को कठिनाई आ रही है राजनीति में? मैं मानता हूँ सरलता व्यक्ति के व्यक्तित्व का आभूषण होती है। और जैसे अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, भाई कोई बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हाइपर भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ हर फील्ड में डिफरेंट माइंड सेटअप के लोग होते हैं। तो आपने कहा साधारणता, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसा हूँ अंदर से हूँ, मैं वैसा बाहर भी दिखूं। तो मैं अंदर से भी सिंपल सोवर हूं और मैं बाहर से भी सिंपल सोवर ही दिखना पसंद करता हूं। और इस कारण आप कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ दिक्कतें आती हूं, तो मुझे नहीं लगता कि साधारणता के कारण मुझे कुछ दिक्कतें आती हैं, बल्कि मुझे अच्छा महसूस होता है। और मेरा जो कनेक्शन है जी हमारे सम्मानित जनता के साथ, वो कनेक्शन बेहतर और अच्छा रहता है। देखा दल बल के साथ चलते हैं विधायक, और एक डायलॉग भी बड़ा फेमस होता है कि चाचा विधायक हैं हमारे। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने देखा कि मोस्टली विधायक अपने साथ गार्ड ले जाना पसंद करते हैं। अगर फोटो भी शूट करा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, अरे गार्ड साहब इधर आइए, पहले मेरे साथ खड़े होइए, और तब फोटो खिंचाएंगे। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि आप बिल्कुल बस भाई ठीक है यार, मैं अकेला ही अच्छा हूं। देखिए, जो सुरक्षाकर्मी हमें मिले सरकार की तरफ से एज ए जनसेवक, एज ए जनप्रतिनिधि, एज ए MLA, भाई ठीक है, उनकी ड्यूटी अपनी जगह है। अगर मैं कहूँ तो मेरी आइडेंटिटी किसी गार्ड से नहीं, बिल्कुल मेरी आइडेंटिटी मेरी खुद की है। इस तरीके के बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना, ये सब चीज़ें करना, हर किसी का अपना अपना सेटअप है। लेकिन मैं अपने लिए तो कहता हूँ कि मुझे कोई आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। तो मेरे यहाँ कोई नहीं है चाचा विधायक है हमारा कहने वाला? नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। देखिए, मैं भाई आम जनता के बीच से निकल के आया हूँ। बिल्कुल। और मैं हमेशा उनके जैसा दिखना भी चाहता हूँ और मैं उनके जैसा हूँ भी। भाई आम जनता ने हमें चुन करके यहाँ तक भेजा अपने जनप्रतिनिधि के रूप में, अपने सेवक के रूप में। तो हम यहाँ आकर के और किसको दिखाएं मतलब कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम किसको दिखाएं? भाई सम्मानित जनता ने हमें सेवा का काम दिया है, हम सेवक हैं। तो सेवक का काम है कि वो
पोलाइट रहे, पोलाइट व्यवहार उसका हो और जनता के बीच कमर झुका करके उनके सेवा में लगा रहे। सेवा के नाम पे ही कनेक्शन काट दिए थे कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों के? नहीं, आपने अगर विद्युत विभाग के कर्मचारियों के कनेक्शंस के बारे में मेरे से बात करी है तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देता हूँ जी। वो वास्तविकता में मैंने जनता की सेवा के नाम पे ही काटे और जनता की सेवा के लिए ही काटे। हाँ। और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ जी, अगर इतने कड़े कदम जनता की सेवा के लिए उठाने पड़े हाँ, तो मैं बिल्कुल उठाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। विधायक जी विपक्ष में हैं आप। विपक्ष में अगर रहने के बाद अगर आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, विपक्ष में रहने के बाद बड़ी दुविधाएं भी आती हैं। देखिए, आम जनता ने या जितने भी हमारे जनमानस हैं जी, उन्होंने हमें अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना। जी, मेरे क्षेत्र में अगर लाइट नहीं आती है या मेरे क्षेत्र की अन्य समस्याएं, भाई मेरा दायित्व है मैं उनको विधानसभा में भी रखूं, मेरा दायित्व है मैं सड़क से सदन तक जनता की लड़ाई लड़ूं। इसीलिए मुझे जनता ने चुना है एक जनप्रतिनिधि, एक सेवक के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और जब हम जाकर के बिजली विभाग को कहते हैं कि भाई आपका विभाग बहुत ज्यादा रोस्टिंग कर रहा है, मेरे क्षेत्र में लाइट नहीं है, जनता की पीड़ा है, आम जनता की पीड़ा है, और आप लाइट को थोड़ा ठीक कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप 100% नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ तो ठीक करिए, इम्प्रूवमेंट करिए। अगर आप नहीं करेंगे, हमने आपको पहले भी बहुत बार बोल दिया, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो अब की बार हमारी मजबूरी है कि आम जनता का दर्द कैसा होता है, तो वो दर्द हम समझाने के लिए आपके कनेक्शन किसी भी दिन आकर के काट देंगे। एक विधायक का फोन कर किसी के पास जाता चुटकियों में काम होते हैं, तो विधायक एक विपक्ष में रहने के बतौर आपके साथ ये समस्या आई आपके क्षेत्र में, या क्या कहेंगे इसको आप? अगर मैं बिल्कुल एक्चुअल कहूँ तो पीड़ित तो सब है। अच्छा। भले ही वो पक्ष के विधायक हों, भले ही वो विपक्ष के विधायक हों, और पीड़ित सब हैं। अगर हमारे यहाँ कुछ सम्मानित हमारे माननीय साथी विधायक बीजेपी से भी हैं, उनके क्षेत्रों में भी लाइट के बड़े बुरे हाल हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सरकार की नीतियों का फेलियर है। पावर कंजम्पशन कम है और पावर का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा है, और इसको बैलेंस करने के लिए, प्लान करने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति नहीं। और अगर किसी दिन पूरे रिकॉर्ड पर बात हो जाए तो बिजली खरीदने के नाम पर भी मुझे लगता है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड गवर्नमेंट में मिलेगा। ऐसा क्यों? पीक आवर्स में मनमाने दामों पर कंपनियां उत्तराखंड सरकार को बिजली बेच रही है। मैं कह रहा हूँ एक अगर तरीके से जांच हो जाए तो उत्तराखंड में बन रही है विधायक जी। अरे बिजली जितना, मैं कह रहा हूँ जितनी खपत है बिजली, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट हैं जो बना रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बिजली बना रहे हैं, लेकिन जितनी खपत है, खपत के सापेक्ष हमारा उत्तराखंड को केंद्र सरकार से या विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीदनी पड़ रही है आज के समय में भी। भले ही हम ऊर्जा प्रदेश हों, लेकिन ऊर्जा प्रदेश के नाम पर, मैं कह रहा हूँ हम ऊर्जा प्रदेश हैं, लेकिन बिजली के मामले में हम लोग अभी भी बहुत पीछे हैं, और पूरे प्रदेश की पीड़ा है। पूरे भले ही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित विधायक हों या कांग्रेस के सम्मानित विधायक हों, पीड़ा सबकी है। पर ये है कि भाई मुझे मजबूरी में आकर के रिएक्ट करना पड़ा, और मैंने अधिकारियों को समझाने के लिए कि भाई बिजली भागती है तो कैसा दर्द, और सुबह सुबह जब आप गर्म पानी से नहीं नहाओगे, आपके बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो कैसा दर्द होता है। बिल्कुल। तो जनता की पीड़ा समझाने के लिए मैंने उस दिन सुबह आकर के इनके तार काटे। अचानक से मन में आया क्या यह प्लान कर रखा था पहले से? नहीं, ये तो पहले से ही, अगर मैं कहूँ तो पहले से ही प्लान था। हमने प्लान किया था, हम अधीक्षण अभियंता महोदय को मिले थे, हमने कहा था कि अगर आप बिजली सही नहीं करोगे तो हम तार काट देंगे, और कहा था तो मुझ में एक आदत है, जो मैं कहता हूँ वो मैं कर ही देता हूँ। विधायक जी प्लास लगा के बिल्कुल ऐसे चल रहे थे जैसे ITI पूरी आपने ही की है, सारा काम भी किया हुआ इलेक्ट्रिशियन का। नहीं, मैंने देखो हम लोग भाई आम परिवार से हैं, आम परिवार से इन द सेंस भाई हम लोग साइकिलों से चलकर, मोटरसाइकिलों से चलकर यहाँ तक, ऊपर वाले की कृपा से, आमजन के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचे। तो भाई हमारे घर में अगर बिजली खराब है किसी कारण से, तो हम छोटे मोटे काम तो हम खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल सही। आम घरों में सबके यहाँ कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो भाई वही है। और मैं आपको अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन की भी कहूँ तो मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो ITI, राजकीय ITI सहारनपुर है, अच्छा, तो मैंने वहाँ से भी पास आउट किया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो आज RTI काम आ गई है। हाँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि भाई प्रशिक्षण
मैंने प्रशिक्षण लिया हुआ है कि भाई तार कैसे काटने हैं, सिंगल फेस कैसे काटना है। अच्छा। तो सारी चीजें हैं। लेकिन तो आपके ऊपर तो आरोप भी लगे कि कर्मचारियों ने कहा कि हमारे तो घर के उपकरण तक खराब कर दिए विधायक जी ने। नहीं, दरअसल में क्या, वो बेचारे जो बिजली गई और 1-2 घंटे इनको बिना बिजली के रहना पड़ा, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो बोल गए। मतलब अच्छा। वो उस बात को पचा नहीं पाया, उस चीज को झेल नहीं पाए, 1-2 घंटे की बिजली के कट को, जो आमजन अमूमन डेली झेलता है। हाँ, अमूमन झेलता है। हाँ। तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में बोल गए कि हमारे घर के तो उपकरण खराब हो गए। हाँ। अरे भाई, मुझे पता है, जब मीटर के आगे का वायर एक फेस और एक अर्थ, हाँ। मैंने दोनों अलग अलग करके काटे हैं। हाँ। जो कि आमतौर पर जब बिजली भागती है तो वही होता है। हाँ। तो कैसे उनके बिजली के उपकरण खराब हो गए भाई? हाँ। कैसे खराब हो गए? अच्छा, उसका जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, उसका जवाब देना पड़ेगा। इसका मतलब अगर वो कह रहे हैं कि विधायक जी को ऐसा टेक्निकल ज्ञान नहीं है, तो वो इंजीनियर है, मुझे उनके ज्ञान पर शंका खड़ी हो गई कि अगर मैं फेस और अर्थ अगर एक एक करके काट देता हूँ, हाँ। और वो कहते हैं कि गलत काट दिए, हाँ। तो भाई विभाग मुझे बता दे कैसे काटते हैं, मैं तब समझ लूंगा इतने बड़े इंजीनियर वो लोग हैं। तो FIR भी हो गई है, तब क्या कोर्ट में क्या जवाब देंगे? नहीं, कोर्ट में देखो, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं अमित जी, दे। आम जनता के दर्द के लिए, आम जनता की आवाज़ के लिए, अगर हमारे कहने के बावजूद भी हम विधानसभा में भी कहते हैं, सड़क पर भी कहते हैं, विभागीय अधिकारियों को जाकर भी कहते हैं, अगर ये लोग अपनी मनमानी ऐसे ही करेंगे और हमें अन्य विभागों के साथ भी ऐसा ही करना पड़ा, उनके तार काटने पड़े या अन्य गतिविधियां करनी पड़ी, हाँ। तो हम करेंगे। हम FIR से डरने वाले नहीं हैं। कितने मुकदमे हो जाएं? हम आम जनता की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। आम जनता ने हमें चुन करके यहाँ भेजा है, हम आम जन की आवाज़ उठाएंगे। हम मुकदमों से नहीं डरते हैं। 1 क्या 100 मुकदमे भी हमें आम जनता के लिए मंजूर हैं। तो मुकदमे झेलने के लिए तैयार है, लेकिन आम जन का काम करेंगे। बिल्कुल करेंगे भाई। आपने कहा कि विद्युत को लेकर, पावर सप्लाई को लेकर सरकार फेल है। आपकी भी सरकार रही है, तो आपकी सरकार ने कोई काम नहीं किया इसमें? हम लोगों ने, अगर आप देखेंगे, जब नया उत्तराखंड बना जी, जब हमारी गवर्नमेंट आई जी, तो लगभग 23 घंटे 24 घंटे बिजली थी। सड़कें कितनी शानदार थी। जब यूपी से इधर कोई मेहमान आ जाया करता था या कोई रिश्तेदार आ जाया करता था, जैसे कि हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात करें, निकटस्थ रिश्तेदारियां हैं हम सबकी, तो वो यूं कहा करता कि बच्चों के रिश्ते भी भाई मैं तो उत्तराखंड में करूंगा, 24 घंटे तो लाइट आती है और सड़कें भी एकदम बड़ी शानदार हैं। हाँ। और आज के समय में क्या है, हाँ। हमारे से बेहतर मैं मानता हूँ बिजली तो उत्तर प्रदेश के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। किसान की बिजली वहाँ फ्री है। हम ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी हमारे यहाँ किसान की बिजली फ्री नहीं है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो हमारे प्रदेश को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 9 साल में, अगर आप पूरा क्राइटेरिया उठा करके देखेंगे, पूरा सिनेरियो उठा करके देखेंगे, तो आम जन की सुविधाओं में इन्होंने कटौतियाँ की है और तमाम टैक्सेस इन्होंने बढ़ाए हैं। अभी आपने बात की हमारे पड़ोसी राज्य की बात की। पड़ोसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने कहा कि इन्होंने तो सारी बेड़ा गर्क कर दिया है, तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा ना भाई, वहाँ यूपी में अगर कंपैरेटिवली, हम दोनों जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है, कंपैरेटिवली अगर हम किसान की बात करें तो मेरे किसान को वहाँ बिजली फ्री है। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ बिजली फ्री नहीं है। हाँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत ही गंभीर विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी उत्तराखंड की गवर्नमेंट इन मामलों में फेलियर है। मुख्यमंत्री तो तारीफ करते हैं आपकी। मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक ही विधायक है जो सबसे ज्यादा काम कराने वाला है, उसका नाम विधायक वीरेंद्र जाती है। नहीं, ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। देखिए, पर्सनल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात भी होती रहती है। हाँ। वो हमारे सदन के नेता हैं और सदन के नेताजी के तौर पर मैं उन्हें मिलता हूँ। हम सब के वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और जितने भी जनहित के काम हैं, जनहित के काम मांगने में मुझे उनसे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सब जनता के काम के लिए मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे काम भी मांगता हूँ। हाँ। और जाहिर सी बात है, जो जनहित के काम है उनमें से अधिकतर काम वो करते भी। मतलब अगर जाति जी जाते हैं वहाँ पर तो काम को मना नहीं होता? नहीं, अधिकतर काम, मैंने कहा सभी काम नहीं। अच्छा। लेकिन हाँ, अधिकतर काम वो करते भी हैं। तो विपक्ष में रहने का कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है क्षेत्र को? विपक्ष में रहने का खामियाजा क्षेत्र को वास्तविकता में तो भुगतना पड़ता है। बिल्कुल सच्ची बात, जो बिल्कुल सच्ची बात है। हाँ। एक चीज़ है कि भाई मेरा थोड़ा सा अलग है कि मैं अधिकारियों से लड़ करके या चीज़ों को परस्यू करके हाँ। उनके पीछे भाग करके, फाइलों के लग करके, या फिर माननीय मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला करके कोशिश करता हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आउटपुट जो है निकाल सकूँ, बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा काम सरकार से ला सकूँ। अगर विधायक वीरेंद्र जाती
भाजपा में होते तो क्षेत्र का कितना विकास होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी संभावनाएं नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसी संभावनाएं इसलिए नहीं है कि 2017 में, मैं 2016 में राजनीति में आया, और 2016 में जब हम लोग राजनीति में आए जी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि चलो बीजेपी ज्वाइन करते हैं। अच्छा। लेकिन मेरा माइंडसेट अब उस तरीके का नहीं है, उनकी विचारधारा थोड़ी अलग है, तो मुझे उनकी विचारधारा में जाने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं था। हमने कहा कि भाई हमारे ताऊ जी जो थे, हमारे नेताजी उनको कहा करते थे, वो कांग्रेस में थे, तो मैं बचपन से उनसे बड़ा प्रभावित था। और जब हम छोटे छोटे थे तो ये मन में ख्याल आता था कि कभी हमें भविष्य में कभी अच्छा, अगर राजनीति में आना पड़ा हाँ, तो भाई हम कांग्रेस की राजनीति में जाएंगे। अच्छा, तो भाजपा में जाने का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं, भाजपा में जाने का कोई मतलब नहीं है। उस समय हमने 2017 में ही वो विचार कैंसिल कर दिया। और वो परिवार में राजनीति में ताऊ जी रहे हैं? हाँ, ताऊ जी रहे हैं, बहुत पुराने समय पहले। अच्छा, अभी आपने कहा कांग्रेस की बात की, तो आज कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। चाहे केंद्र में मान लीजिए, हाल ही में बिहार चुनाव भी हुए हैं, वहां पर भी मान लीजिए, तो प्रदेश के अंदर कैसी स्थिति मानते हैं अपनी कांग्रेस की? देखिए, आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया और अन्य राज्यों का जिक्र किया, तो हाँ, हमारी कुछ कमियां हैं जिन्हें हमें सुधारने की आवश्यकता है। और उन सुधारों के साथ ही हम अच्छे विपक्ष के तौर पर मतलब जो अपकमिंग इलेक्शंस हैं उन स्टेट्स में हम गवर्नमेंट में आ पाएंगे। जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ कि हमें वाकई कुछ चीज़ों को लेकर के संगठनात्मक कहें या कुछ और चीज़ों को लेकर के सुधार की आवश्यकता है, और उस सुधार को हम प्लान करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमारा वो चल रहा है। एक विधायक के नाते कहें या एक जनमानस के नाते आप कहें, तो कौन सी कमियां हैं कांग्रेस के अंदर जो सही होनी चाहिए वास्तविकता में? देखिए, वास्तविकता में मैं एज ए विधायक कहें या फिर एज ए कांग्रेसमैन कहें, हमें संगठन की जो बारीकियां हैं, पेचीदगियां हैं, जैसे संगठन को माइक्रो लेवल मैनेजमेंट तक पूर्णतः ले जाने को, और उस मैनेजमेंट को नीचे पूर्णतः ले जा करके उसको बड़ी बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। 70 साल हो गए हैं आपको राज करते करते भारत के अंदर। आपने बड़े लंबे समय भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी, जब उत्तराखंड बनने के बाद राज किया, तो इतनी ऐसी कमियां क्यों हो गई? क्या कारण रहे होंगे इसके पीछे? देखिए अमित जी, क्या बड़ी पार्टी होने का क्या होता है कि कभी कभी व्यक्ति जो है चलते चलते ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। इसमें मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको मैनेजमेंट के लिए भी व्यक्ति लगते हैं, लोग ही लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कि 2014 से पहले जब हमारी पार्टी बड़ी उरूज पर थी, बिल्कुल, या कुछ और चीज़ें थी, तो हम ऐसा लगता है कि हो सकता है, अभिमान हो सकता है कि हम लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं, और हम नहीं, अभिमान नहीं, हो सकता है कि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हों, और हम लोगों को, विपक्ष को जितना सीरियस गंभीरता से लेना चाहिए था, हम उनको उतना गंभीरता से नहीं ले पाए। इसके परिणाम हमें ये भुगतने पड़ेंगे, हम सत्ता से बाहर हो गए। तो भाजपा सही कहती है कि अनुशासन नहीं है कांग्रेस के अंदर? नहीं, अनुशासन है। अनुशासन और संगठनात्मक गतिविधियों में, दोनों में फर्क है। मैंने कहा अनुशासन है, लेकिन संगठन को जिस तेज धार के साथ हमें मूव कराना चाहिए, उसको मूव कराने में हम अभी थोड़ा पीछे हैं, और उसको हम कर रहे हैं। और निश्चिंत रहिए, अगले 3 महीने में आपको इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़, आपका एक नारा चल रहा है, तो नारा क्या सोच के आपने कहा कि कहाँ से वोट चोरी हो रही? नहीं, देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पूरे साक्ष्यों के साथ कैसे वोट चोरी हुआ, कैसे ब्राज़ील की एक मॉडल हमारे यहाँ, उसकी फ़ोटो इस्तेमाल करके कितनी ही जगहों पर फर्जी वोटर कार्ड बना करके वोट डाल दिए गए, तमाम साक्ष्यों के साथ आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पूरे देश को बताया, जिसका जवाब न तो चुनाव आयोग के पास, और जिसका जवाब न भारतीय जनता पार्टी के पास। वास्तविकता में साक्ष्यों के साथ उन्होंने कहा कि वोट चोरी हुई है, और वोट चोरी वास्तविकता में हुई है। विधायक जी, एक बात रोकते हुए कहूँगा, 2014 से पहले आप ही की सरकार थी,
और देखा जाए तो ओमन जितने भी हमारे राज्य हैं वहाँ पर कांग्रेस की ही सरकार थी। 2014 के बाद ही वोट चोरी हुई, उससे पहले कभी नहीं हुई क्या? देखिए, अगर 2014 से पहले वोट चोरी अगर होती और हम लोग इलेक्शन कमीशन को या इलेक्शन कमीशन के ऊपर अनावश्यक प्रेशर बनाते हाँ, या इलेक्शन कमीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करते, हाँ, तो आज हम सत्ता में होते। हम सत्ता से बाहर क्यों होते? हाँ। हम सत्ता में होते। ये सत्ता में तो होते आप, तो लेकिन हमने कभी जितनी भी एज ए कांग्रेसमैन कह रहा हूँ, जितनी भी इलेक्शन कमीशन हो या जितने भी स्वतंत्र स्तंभ रहे हैं हाँ, देश के, जी, हमने उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आज के समय में भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र स्तंभों को डिस्टर्ब करके लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है और लोकतंत्र को नष्ट कर देना चाहती है। विधायक जी, आप भी कांग्रेस से विधायक हैं, आपने कहा कि वोट चोरी हो रही है, तो आप कैसे विधायक बन गए फिर? नहीं, मैंने कहा वोट चोरी क्या जहां कांग्रेस जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होती? नहीं, जहां भाजपा जीतती है वहां वोट चोरी होती है? हमने क्या कहा भाई, वोट चोरी जो हमने कहा जी, वोटर आईडी कार्ड से लेकर के तमाम साक्ष्यों के साथ हर बार नए नए पैटर्न बीजेपी लाती है। तो अभी का ताज़ा पैटर्न है ना भाई, बिहार चुनाव का उन्होंने दिया, 2019 का जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का पैटर्न दिया। अगर आप इस बात को कह रहे हैं कि भाई मैं विधायक हूं, तो आप ये भी तो देखिए कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट नहीं आई। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी स्टेट में गवर्नमेंट इसीलिए ना आई हो कि भाजपा ने वोट चोरी कर लिया हो। जिला हरिद्वार की बात की जाए तो जिला हरिद्वार में सबसे ज्यादा विधायक किस पार्टी के हैं? हमने वोट चोरी नहीं होने दिया। विधायक जी, ये तो कोई बात नहीं हुई। किसके हैं, विपक्ष के हैं या पक्ष के हैं? मतलब किसके पक्ष के विपक्ष के, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? मतलब विधायक जिला हरिद्वार के अंदर विधायक किसके ज्यादा हैं, पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं? विपक्ष के, जाहिर सी बात है विपक्ष के तो विधायक। हरिद्वार में वोट चोरी नहीं हुई, पहाड़ पे जाके वोट चोरी हो गई। मैं कह रहा हूँ ना हाँ, भाई, हमारा, मैंने जो कहा आपको, बिहार चुनाव और तमाम चुनाव में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने साक्ष्यों के साथ आपको बताया हाँ, कि वोट चोरी हुए हैं। हाँ। या आप मुझे ये बताइए एज ए मीडिया मैन, क्या आपको जो साक्ष्य उन्होंने प्रेस के सामने रखे हैं, क्या आपको उस पर डाउट है? देखिए, डाउट की बात तो वो तो आपके पक्ष विपक्ष का एक खेल भी हो सकता है। नहीं, पक्ष लेकिन विपक्ष ईवीएम कौन लेके आया था? नहीं, ईवीएम जाहिर सी बात है हम लोग लेकर के आए। अब एक बार बताइए, आप देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो आज वहां पर आज भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। हाँ। लेकिन ईवीएम आप लेके आए, ईवीएम पे आरोप भी कांग्रेस लगाती है। नहीं, ईवीएम हम लोग लेकर के आए, मैं कह रहा हूँ ईवीएम हम लोग लेकर के आए, मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी, लेकिन हमारी मंशा उसमें कभी छेड़छाड़ की नहीं रही। अच्छा, हाँ, तो 2014 में छेड़छाड़ हुई। जैसे आपका अभी आप आईपैड लिए हैं, आईपैड लेकर के आप लेके आए, आपकी सीट, आप तो बिल्कुल इसका ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं जी, आपकी सीट पे अगर कोई दूसरा बंदा आ गया और उसने इसका गलत इस्तेमाल कर लिया तो उस बात की क्या गारंटी है? आप तो अपने यहाँ स्टूडियो में आईपैड इसलिए लेकर के आए कि मैं पेपरलेस रहूं और मैं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रहूं। बिल्कुल सही बात, आपका उद्देश्य यही होगा जी। और कोई आपका सहयोगी इसका गलत इस्तेमाल कर ले तो उस बात की क्या गारंटी है? चलिए, बहुत लंबी बात हो जाएगी ईवीएम पे। उत्तराखंड विकास में अधूरा है? जाहिर सी बात है, उत्तराखंड विकास में अधूरा है और बहुत सारे काम यहाँ होने बाकी हैं और तमाम विभाग हैं जो आंकड़ों में तो कह रहे हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे कंडीशन में, लेकिन अगर धरातल पर उनकी हकीकत देखी जाए तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जैसे जो हमारे बेसिक डिपार्टमेंट्स हैं, आपका चिकित्सा को ले लीजिए, आपके स्वास्थ्य को ले लीजिए जी। अगर चिकित्सा की बात करें, हमारे यहाँ उत्तराखंड में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी है। बिल्कुल। और अगर जनपद हरिद्वार का इसमें ले लें, हम जनपद हरिद्वार में हैं, तो जनपद हरिद्वार में 20 लाख प्लस की आबादी पे फिजिशियन मात्र एक, और अभी अगर कोई नया आ गया तो फिजिशियन मुश्किल से मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। और अगर 4-5 महीने पहले ही बात करें तो कोई भी फिजिशियन था ही नहीं, मतलब 2 फिजिशियन आ गए। एक फिजिशियन तो मुझे करेक्ट है कि एक फिजिशियन आ गया। अच्छा। दूसरे के बारे में मैं करेक्ट हूँ कि इसमें आ गया, यानी फिजिशियन जो सबसे ज्यादा 20 लाख की आबादी में 2 फिजिशियन है। हाँ, कार्डियो तो फिर कहाँ जाएंगे? हाँ। आपका ENT या तमाम डिपार्टमेंट, मतलब हॉस्पिटल्स के, अस्पतालों के हालात इतने बुरे हैं कि भाई प्राइवेट संस्थानों का बिजनेस जो है वो फल फूल रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट्स जो कई लाख रुपए की तनख्वाह के जिसमें लोग हैं, तमाम सरकार, भले ही वो वर्ल्ड बैंक हो या उत्तराखंड गवर्नमेंट हो या केंद्र की सरकार हो, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा करती है,
लेकिन फिर भी हम लोग गर्त में ही जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग गर्त में ही जा रहा है और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा है। आयुष्मान के बारे में क्या कहेंगे? मैं आयुष्मान से पहले एक चीज़ पे और आ जाऊं जी आप हमारे यहाँ रुड़की का ही हॉस्पिटल ले लीजिए। जी रुड़की के अस्पताल का जो लेबर रूम है, जी लेबर रूम का ओटी मैं मानता हूँ प्राइवेट अस्पतालों से भी सबसे शानदार ओटी यहाँ है। अच्छा हाँ, सबसे शानदार ओटी यहाँ है। जी लेकिन जो यहाँ डॉक्टर्स हैं जी वो चाहते हैं कि मैं रात में क्यों ड्यूटी करूं, मैं रात में क्यों डिलीवरी करूं और मैं रात में क्यों डिलीवरी करवाऊं, हाँ क्यों अपने ऊपर बर्डन लूं। हाँ तो वो अपनी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करते हैं और पेशेंट्स को बहाने बना करके भेज देते हैं कि भाई तेरा ऑपरेशन होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हाँ। या आपका ऑपरेशन होगा या आपको ये दिक्कत है तो हम नहीं कर पाएंगे। मतलब बहाने बना करके बाहर की तरफ धकेल देते हैं, प्राइवेट संस्थानों की तरफ। और प्राइवेट संस्थानों में नॉर्मली जो मेरा आंकड़ा है और जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बच्चे की डिलीवरी के लिए अगर सिजेरियन होगा तो लगभग 50,000 रुपये कम से कम, बिल्कुल सही। 40,000, 50,000, 30,000 लगभग, ऐसा एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो यार एक बार बताओ, जो बहुत बेचारा गरीब आदमी है, मजदूरी करता है, उसके घर बच्चा अगर होगा, बच्चा पैदा होगा तो वो 30,000, 50,000 रुपये अगर खर्च कर देगा जी तो एक साल तक तो बेचारा वो बिल्कुल सही बात बेकार हो गया, खाने से मोहताज हो जाएगा। और सरकार कहती है कि हाँ भाई हमने आयुष्मान कार्ड दे रखा है, प्राइवेट सरकारी अस्पताल जो है हमने बेहतर सुविधाएं कर रखी हैं, फ्री है। लेकिन विडंबना देखिए, आपने आयुष्मान कार्ड की बात की, आयुष्मान कार्ड में डिलीवरी फ्री नहीं है। 5 लाख का 10 लाख का दावा है। लेकिन अगर किसी महिला को या किसी के घर बच्चा होना है, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड में वो कवर नहीं है। हाँ, तो मतलब अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रख रखे हैं कि हाँ, कहाँ क्या करना है, क्या करना है। हाँ। और अगर तरीके से जांच हो जाए, हाँ, तो आयुष्मान कार्ड में भी तमाम तरीके के घोटाले निकल के आ जाएंगे। अच्छा पिताजी, स्वास्थ्य व्यवस्था को क्या सुधारा जा सकता है? स्वास्थ्य व्यवस्था को अगर सरकार चाहे जी तो बहुत अच्छे तरीके से सुधारा जा सकता है और हंटर चलाया जा सकता है इन पर। तो हल्का सा कोई उदाहरण हो इसका कि कैसे सुधारा जा सकता है? प्राइवेट संस्थानों से या प्राइवेट जितने भी निजी संस्थान हैं जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई इनके प्रति सरकार नरम रवैया रखती है, ज्यादा से जगह नरम रवैया रखती है। और नरम रवैया शायद इसलिए रखती है कि हो सकता है कि भाई सरकार की जेब में ये सरकार को ऑब्लाइज जो है प्राइवेट संस्थान करते हो। हाँ। मैं ऐसी संभावना व्यक्त करता हूँ। हाँ। भाई नहीं तो आप सरकारी तंत्र को मजबूत क्यों नहीं करते हो? हाँ। क्यों नहीं विश्व स्तरीय, आपके तमाम दुनिया भर का पैसा, क्यों नहीं आप विश्व स्तरीय अस्पताल बनाते भाई? सही बात, क्यों नहीं बनाते? सही बात। अब जितने भी प्राइवेट ये सरकारी अस्पताल हैं, बस फिलहाल क्या काम कर रहे हैं? रेफरल सेंटर का काम कर रहे हैं। अच्छा, आज जाइए रेफर कराइए और आप जाइए वेदांता चले जाइए, सनर्जी चले जाइए, हाँ, वहाँ चले जाइए, मैक्स चले जाइए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक दिन रात में मेरे पास फोन आया, फोन बहुत सारे आते रहते हैं, मैं बस एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी दीवार में ये एक पड़ोसी है मेरा, उसका एक्सीडेंट हुआ रात में 8 बजे के आसपास। तो किसी का फोन आया मेरे पास कि भैया जी ये आपके गाँव का नाम बता रहा है और इस तरीके से इसका नाम है और इसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। तो मैंने तुरंत 112 को कॉल किया जी, और 112 को जब कॉल किया तो फिर मैं पूरा वृत्तांत आपको बता दूं जी। 112 को कॉल किया, फिर मैं उस आदमी के टच में रहा। वो रुड़की के पास एक्सीडेंट हुआ था, आसफ नगर रेगुलेटर के पास। तो एम्बुलेंस आधे घंटे तक नहीं आई जी। एम्बुलेंस जब नहीं आई तो मेरी जो CMS साहब हैं यहाँ संजय कंसल जी, उनसे बात हुई कि आपकी एम्बुलेंस नहीं पहुंची अब तक जी, और इस नाम का व्यक्ति है, इमरजेंसी में आएगा, उसको तुरंत उपचार दीजिएगा। हाँ, एक विधायक होने के नाते हाँ, पूरा फर्ज निभाया। तो एम्बुलेंस मेरे ख्याल से पहुंची ही नहीं और उसको कोई प्राइवेट गाड़ी में ले जा करके अस्पताल कोई लेके गया जी। ठीक है, ये वृत्तांत हो गया। उसके बाद इसमें एक फेलियर ये आया कि भाई 112 नंबर समय से नहीं पहुंच रहा है। हाँ। आपकी एम्बुलेंस 112 नंबर समय से नहीं पहुंच रही है। हाँ। एक बात, जब वो इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी वालों ने उसका जो भी पैर टूट गया था तो पट्टी वट्टी जो भी कर सकते थे कि CMS साहब से मेरी बात हो गई कि मैं इसका ऑपरेशन आप कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है जी, इसका ऑपरेशन कर देंगे और कल हम इसका ऑपरेशन कर देंगे। तो ऑपरेशन के लिए जब जाता है, ऑपरेशन के लिए टेस्ट वेस्ट पहले करते हैं अगले दिन की बजाय, फिर उसको अगले दिन खींच करके ले गए। मतलब पीरियड उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि भाई कल नहीं परसों करेंगे। अच्छा।
ठीक है चलो लेट इमरजेंसी को, हाँ लेट लतीफ़ी कर दी, इमरजेंसी को, हाँ लेट लतीफ़ी कर दी। अगले बंदे का पैर टूट गया, उनके पास डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन लेट लतीफ़ी कर दी कि भाई अगले दिन करेंगे। ठीक है जी। फिर उसके तीमारदार का मेरे पास फ़ोन आता है, जो उसका भाई था, कि भैया जी ये तो ऑपरेशन को अब मना कर रहे हैं, और इन्होंने ओटी वगैरह सब प्लेट्स मंगा ली थी, अब मना कर रहे हैं। मैंने फिर सीएमएस साहब को कॉल किया कि मुझे डॉक्टर साहब आप अभी ऑपरेशन कर रहे थे, अभी मना क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत हुई? तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको हेपेटाइटिस सी शायद उसमें कुछ पॉजिटिव करके आ गया, तो इसलिए हम इसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो उनका टेक्निकल इश्यू हो सकता है। डॉक्टर फिर ये व्यक्ति, इसके परिजन मुझे फ़ोन करते हैं कि साहब इन्होंने ऑपरेशन को मना कर दिया और हम तो प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं। अब मैं ऐसा हो गया एज ए विधायक कि यार मेरा सरकारी अस्पताल इसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है और ऑपरेशन कराना जरूरी है। तब जा करके वो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में वो उसे लेकर के गए और प्राइवेट अस्पताल में उसका ऑपरेशन कराया। कहीं ना कहीं मन को ठेस भी पहुंची होगी कि विधायक होने के नाते मैं अपने क्षेत्र वाले को सुविधाएं भी नहीं दिला पा रहा हूँ। नहीं, मुझे सही बताऊं, मन को ठेस नहीं, मुझे खुद बहुत बुरा लगा। मुझे इसलिए बुरा लगा कि भाई अगर किसी मेरे पड़ोसी की, या फिर मेरे भाई विधानसभा के लोग हैं तो मेरे सारे अपने लोग हैं, पूरा परिवार ही है। यार मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा हूँ एज ए प्रतिनिधि, एज ए सेवक, एज ए सेवक मैं सरकारी अस्पताल में उसका इलाज तक नहीं करवा पा रहा हूँ, तो आप मेरी बेबसी देखिए। जबकि सरकार सुविधाओं के नाम पर, धन सिंह रावत जी स्वास्थ्य मंत्री जी बड़े बड़े दावे ठोकते हैं। देखिए धन सिंह रावत, सरकार आपके द्वार, आपने देखा भी होगा भी सरकार आपके द्वार चल रहा है। धन सिंह रावत जी आंकड़ों के जादूगर भी नहीं उनको कहेंगे यार, जादूगर भी कैसे कह सकते हैं, जादूगर भी वो नहीं है। अच्छा ना, वो तो बस ये है कि लीपा पोती के मास्टर हैं। अच्छा, वो जैसे ही उनका बृहस्पति को दिन आता है स्वास्थ्य विभाग का, जब हाउस चलता है, तो हमने अगर उनसे कोई पिन पॉइंट सवाल पूछ लिया कि भाई हमारे यहाँ हरिद्वार में फला विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है तो आप कब तक भेजोगे जी, अगर हमने पिन पॉइंट सवाल पूछा जी, तो अपना क्वेश्चन हावर्स निकालने के लिए, मतलब समय, जो प्रश्नों का जो समय उसको टाइम पास करने के लिए वो शुरू करेंगे कि अभी फला मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स हुए हैं और फला कॉलेज में फिर ये पीजी करेगा। अच्छा। फला कॉलेज में ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। आपका भी बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं 10 मिनट तक इसी कहानी को सुनाते सुनाते फिर कहेंगे कि बहुत जल्दी ही डॉक्टर्स आने वाले हैं। लेकिन वो जल्दी भाई साहब आज तक आई नहीं। 4 साल विधायक का कार्यकाल हम लोगों को भी होने को है, लेकिन वो उनकी जल्दी आज तक आई नहीं। ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मुख्यमंत्री जी के बारे में मतलब किस विषय में आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? अगर किसी चीज को विशेषता में कर लिया जाए, भाई मुख्यमंत्री जी ये काम होना चाहिए था, तो वो कैसा जवाब देते हैं? देखिए माननीय आंकड़ों पे चलते हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जितने भी आज तक कार्य दिवस आए जी विधानसभा के, उनमें माननीय मुख्यमंत्री जी का वार जो है वो सोमवार को पड़ता है। अच्छा। और हो सकता है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा हो, या फिर उनके जो जितने भी जो उनके सलाहकार हैं उनकी भी मंशा भी हो सकती है कि हाउस हमेशा मंगलवार या बुधवार से शुरू करते हैं, सोमवार लाते ही नहीं है। आता ही भैया मेरा तो हो गया, मेरा समय तो चला गया और भाई दूसरे विभाग देते रहे जवाब। अच्छा, चलिए फिर अब झबरेड़ा विधानसभा पे आ जाते हैं। झबरेड़ा विधानसभा आज भी विकास में अधूरी है या विकास पूरा हो गया? देखिए विकास एक सतत प्रक्रिया है जी। कुछ चीज़ें खराब होती रहती हैं, फिर उनको ठीक करना पड़ता है। मतलब ये एक लगातार की प्रक्रिया है जी। अगर मैं मेरे एंगल से देखूं जी, मेरे एंगल से मतलब जो मेरा माइंड सेटअप है जी, जो मैंने 2022 में जब हम लोग नए नए विधायक हुए थे और हमने सपने देखे थे कि हमें ये सब चीज़ें करनी है जी, अगर मैं मेरी सोच के हिसाब से देखूं तो मैं अभी बहुत सारी वो चीज़ें नहीं कर पाया हूं जो मुझे करना था, मुझे मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए थी। कंप्यूटर लैब आप खोल रहे हैं? नहीं, कंप्यूटर अलग अलग लैब खोल रहे हैं, छात्रों को पढ़ाने के कार्य कर रहे हैं, उनका रखरखाव कैसे होगा फिर? नहीं, हमारे यहाँ जो
लाइब्रेरीज हमने खोली, जी ये एक नई तरीके की एक प्रयोग आप कह लीजिए, जी, नए तरीके का प्रयोग था। एक अच्छी पहल। हाँ, अच्छी पहल कह लीजिए, अच्छी पहल ये कह लीजिए कि एक अच्छी पहल ये है भी। भाई हम लोग जिनके पास आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं वो तो कहीं भी जाकर के पढ़ सकते हैं, बिल्कुल, कहीं भी जाकर के तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो गरीब तबका है वो लाइब्रेरी की फ़ीस कैसे भरेगा? सबसे दूसरी बात, जो लड़कियां हैं, जो हमारी बहनें जी, ग्रामीण परिवेश में कभी कभी उनको बहुत ज़्यादा दूर भेजने में समस्या आती है। माँ पिताजी हाँ, हेजिटेशन करते हैं, बिल्कुल। भेजते नहीं। बिल्कुल, तो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म ऐसा देने का प्रयास किया कि हम बहुत नज़दीक में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वे बच्चे तैयारी कर लें और गरीब बच्चों का उसमें भला हो सके। तो उनके लिए हमने लाइब्रेरी का कंसेप्ट हम लेकर के आए, और आधुनिक लाइब्रेरी वो हैं, वाईफाई इंटरनेट वगैरह सब उसमें फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एयर कंडीशनर्ड लाइब्रेरी है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने वो गदरजुड्डा और शेरपुर खेलमों में 2 जगहों पे खोली, और आज वो बहुत शानदार अच्छे तरीके से चल रही। आप मॉनिटरिंग भी करते हैं उनकी? मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ, और जो उसके जनरल एक्सपेंसेस हैं, रनिंग कॉस्ट जो है जी, वो बिल्कुल मुफ्त है, और जो उसकी रनिंग कॉस्ट आती है वो मैं अपनी तनख्वाह में से अच्छा, खुद पे करता हूँ। विधायक निधि से नहीं, तनख्वाह से? हाँ, तनख्वाह से मैं उसके खर्चे वहन करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं विधायक जी आपको इसके लिए, क्योंकि वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अच्छा, हाँ, और अभी 3 और नई लाइब्रेरियाँ हमारी प्रस्तावित हैं, जो हम बहुत ही जल्दी और बनाने वाले हैं। तो विधायक की सारी तनख्वाह तो फिर उसी में चली जाएगी? नहीं, सारी तनख्वाह नहीं, बहुत ज़्यादा उनकी रनिंग कॉस्ट नहीं आती है। अच्छा, हाँ, जो बहुत ज़्यादा रनिंग कॉस्ट नहीं आती है, लेकिन फिर भी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, रखरखाव की क्या सोचा है कि अगर आने वाले भविष्य में रखरखाव के लिए कैसे रहेगा उसका? रखरखाव में तो जो मेंटेनेंस वगैरह होंगे भाई करते रहेंगे खुद से ही, क्या दिक्कत है भाई? एक कुछ विधायक कह देते हैं कि मैंने तो ये काम कराया था लेकिन इसका रखरखाव तो नहीं हो पाया, वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। सबसे बड़ी ही बात यह है कि भाई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दिया, लेकिन उसका रखरखाव और उसकी रनिंग, हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जी। अगर उस पार्ट में ही हम फेलियर हो गए तो हमारे स्ट्रक्चर का और पैसे का पूरा वो वैल्यू 0 हो जाएगा जी। तो मैंने इसीलिए, वो मुझे पता था पहले से ही कि भाई इसमें ये दिक्कत आएगी जी, तो इसलिए मैंने रनिंग कॉस्ट की जिम्मेदारी खुद पे ली थी कि भाई इसका जो भी रनिंग कॉस्ट आएगी वो मैं खुद वहन करूँगा। चलिए विधायक जी, अगर बात की जाए तो आपकी एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, सुरक्षित सीट है आपकी, तो वहाँ पे जब चुनाव आते हैं तो बहुत से लोग आ जाते हैं, और अगर भीम आर्मी की बात की जाए या आज़ाद समाज पार्टी की बात की जाए या भाजपा की बात, अन्य दलों की जब बात की जाए, तो कहाँ से आते हैं ये लोग, क्या एजेंडा होता है, कितना आप इनसे मैनेज कैसे करते हैं? वैसे तो सुरक्षित सीट ही क्या, जितनी भी सीटें हैं भले ही वो जनरल भी हों जी, सभी पर बहुत सारे कैंडिडेट्स विभिन्न दलों के चुनाव लड़ते हैं। बाहरी व्यक्ति भी आते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, बाहरी व्यक्ति भी आते हैं जी, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बाहरी व्यक्ति भी आते हैं, सभी सीटों पर आते हैं। कोई बहुत सारे बाहरी व्यक्ति आ जाते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूंसी के भी आ जाते हैं। तो चुनाव भी एक प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया के तहत अलग अलग दलों के लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में आते हैं। ऐसा ही झबरेड़ा में भी होता है, झबरेड़ा में भी कोई अलग प्रक्रिया नहीं है जी, उसी के तहत झबरेड़ा में भी लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। जैसे भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, क्योंकि सुरक्षित सीट है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है उस चीज़ का, कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को, मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, देखिए नुकसान क्या कहें भाई, पहले बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी है, और 2022 में आज़ाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ी है जी, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ी है जी। तो किसी से कोई नुकसान और किसी से कोई फ़ायदा तो मुझे इस तरीके का लगता नहीं है भाई। ये एक चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी प्रक्रिया में जैसे जैसे जो चीज़ें होती हैं वो सभी के साथ होती हैं। 2027 की क्या तैयारी है विधायक वीरेंद्र जाति जी? 2027 को लेकर के हमारी तैयारियां चल रही हैं। 2027 की तो हमारी तैयारियां शुरू से ही चल रही हैं। हाँ। हम तो हमेशा आम जन के, जनमानस के लोगों के बीच हैं, उनकी सेवा में हैं, और मैक्सिमम टाइम मेरा उनकी सेवा में ही जो अपना बेस्ट देने का मैं प्रयास करता हूँ। हमेशा मैं खुद भी सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, मैं खुद भी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यार
हम आम जनता में जाएंगे, चुनाव के समय जाएंगे तो लोग हमसे जवाब मांगेंगे, हम उनको क्या जवाब देंगे, हम उनके बीच नहीं रहे, और मतलब डरते डरते जाते हैं कुछ लोग। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर हम आम जन के बीच नहीं रहेंगे, लोगों को काम नहीं करेंगे और लोगों के काम नहीं आएंगे, तो ये डर हमेशा रहेगा कि यार हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या एजेंट। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस मामले में स्वयं से बड़ा संतुष्ट हूँ। अव्वल हैं, स्वयं से बड़ा संतुष्ट हूँ। अच्छा, हो सकता है कि सब लोग मुझसे संतुष्ट ना हो, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई मैं एज ए विपक्ष के विधायक बहुत लोगों के काम तो मैंने किए हैं। अच्छा, लेकिन हो सकता है मैं कुछ हमारे भाइयों के अधूरे रह गए हो काम जो है मुझसे किन्हीं कारणों से, सरकार में ना रहने से या फिर विपक्ष में रहने से, मैं हो सकता है कि उनके कुछ काम मुझसे छूट भी गए हों। मैं ये नहीं, मैं सच्चाई स्वीकार रहा हूँ। तो उसके लिए क्या कहेंगे फिर? उसके लिए मेरा उनसे कहना कि मैंने बेस्ट प्रयास किया है। हाँ। मैंने प्रयास 100% किया है और करता रहूँगा। ऐसा नहीं अभी मेरे पास है 1 साल से ज़्यादा का समय मेरे पास है, अभी हम लोगों के पास है, तो हम ऐसा नहीं एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर कुछ काम अधूरे छूटे भी हैं तो बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनके लिए हम प्रयासरत हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये जो 2022 से 27 तक का पीरियड है जी, जो जिसके सेवक के रूप में आम जनता ने हमें चुना है जी, इस कार्यकाल में हम नए आयाम झबरेड़ा में स्थापित करें। कितने वादे थे जो विधायक वीरेंद्र जाती ने किए थे चुनाव से पहले, कितने पूरे कर चुके, कितने देखिए प्रतिशत? चुनाव से पहले हम लोगों ने एक तो लाइब्रेरी का ही वादा किया था जी, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 लाइब्रेरियां चल रही हैं, 3 हमारी अपकमिंग आने वाली हैं जी। हमने स्मार्ट स्कूल्स का भी वादा किया था कि भाई हम स्मार्ट स्कूल देंगे। स्मार्ट स्कूल हमारा लगभग 60 लाख रुपए की लागत से सालियर गांव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अभी कार्य उसका गतिमान है, चल रहा है जी। और हम लोगों ने झबरेड़ा के अस्पताल का भी वादा किया था जो कि 4 मंजिला इमारत बन करके लगभग तैयार है। हाँ। हमने झबरेड़ा से मंगलोर जो सड़क मार्ग है उसका भी वादा किया था जी, जो आज से लगभग 1.5 साल पहले 2 साल पहले बन चुकी। जी। और जितने भी वादे हमने एक वादा और किया था कि झबरेड़ा में फायर स्टेशन भी होना चाहिए, तो उसकी भी क़यामत चल रही है और वो बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से जल्दी ही वो धरातल पर आएगा। रोडवेज बस स्टैंड को लेकर के भी हमारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जल्दी ही वो धरातल पर आएंगी जी। यानी जितने भी हम लोग प्रतिशत कितना आ रहा है? प्रतिशत तो मैं कहूँगा 50 एंड अबव प्रतिशत में हम लोग अपने कामों से फिलहाल संतुष्ट हैं। और जो 1 साल का पीरियड है इसमें भी काफ़ी सारी योजनाएं कितने प्रतिशत कर देंगे 1 साल धरातल पर आएंगी? मैं मानता हूं अगर प्रतिशत में आप मुझसे पूछेंगे और सरकार ने कोई विशेष नजरें टेढ़ी ना की सरकार ने कोई विशेष नजरें टेढ़ी ना की, क्योंकि भाई सरकार के लोग हैं, सरकार के कुछ नुमाइंदे ऐसे हैं कि भाई वो ये चाहते हैं कि भाई चुनाव सर पर है, जितने भी विपक्ष के विधायकगण हैं इनके काम रोक दो, किसी भी तरीके से इनके काम उलझाए रखो, क्योंकि अगर ये काम कर देंगे तो इनका नाम होगा। बिल्कुल। और अगर नाम होगा तो जाहिर सी बात है लोग इनको हो सकता है कि उस नाम पे वोट भी दे दें तो कामों को कैसे रोकना है? कुछ सरकार के कुछ जमूरे तो इसमें भी लगे रहते हैं कि भाई इनके काम को हम कैसे ब्रेक करें, कैसे रोकें। अगर नहीं रुके तो कितने प्रतिशत होगा आपके? अगर नहीं रुके और मेरे मनचाहे तरीके से अगर हो जाए तो मैं तो 100% ही कर दूं। मतलब 1 साल के पीरियड में आप 100% अपने वादे पूरे मैंने कहा, आपने मुझसे पूछा अगर मेरा मनचाहा हो जाए तो नहीं, जो मतलब कि लग रहा है कि भाई इतने पर मुझे लग रहा है कि हम लोग लगभग एक अच्छा प्रतिशत, लगभग 70-80% तक अभी अगर इसी तरीके से स्मूथली हमारे काम चलते हैं तो लगभग अपने किए गए वादों का लगभग 70-80% हम लोग कर देंगे। लेकिन मैं फिर भी अगर मुझसे कामों के बारे में अगर आप कहें तो मैं फिर भी संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट मैं इसलिए नहीं हूँ कि भाई मैं तो हमेशा मेरी जिज्ञासा, मेरा सपना ये रहेगा कि सारी सड़कें एक तरफा चकाचक हो, 24 घंटे बिजली हो, मेरे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं शानदार हो, मेरे यहाँ स्कूलिंग शानदार हो, मेरे यहाँ तमाम तरीके की, मतलब भाई अगर एक तरीके से कहें तो मैं तो चाहता हूँ औद्योगिक इकाइयाँ तमाम दुनिया भर की मेरे यहाँ हो, सबको रोजगार हो और सबके लिए तमाम तरीके की सुविधाएं, जो मेरा सपना है। और सपना
मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो भाई मेरी विधानसभा लंदन क्यों ना हो। अच्छा भाई मेरी विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा लंदन क्यों ना हो। हाँ तो मेरी जिज्ञासा तो ये है। अच्छा, लेकिन आगे ईश्वर भरोसे, आगे ईश्वर भरोसे अपना बेस्ट करेंगे और प्लस बेहतर सरकार भरोसे, विपक्ष भरोसे। हाँ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास और बेहतर से बेहतर करेंगे। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि भाई सेवक के रूप में जो आम जन आम लोगों ने मुझे चुना है जी, मैं हमेशा उनके विचार हैं उन पर खरा उतरने का हमेशा प्रतिबद्ध हूँ और हमेशा कोशिश करता भी रहता हूँ। एक ज्वलन मुद्दा रहता है आपकी विधानसभा में, रुड़की से सटा हुआ है, नगर निगम में आता है क्षेत्र कृष्णा नगर। जी कृष्णा नगर के बारे में आपको हमेशा सुनना पड़ता है कि विधायक जी ने ये नहीं किया, विधायक जी ने वो नहीं किया। तो विधायक जी कहाँ पीछे रह जाते हैं उसमें? देखिए क्या मैं आपको मुद्दा भी बता दूं कि कृष्णा नगर और शिवपुरम में जल निकासी की बहुत भारी समस्या है। बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में घोषणा की। उस समय तत्कालीन जो हमारे विधायक जी हुआ करते थे वो देशराज खंडवाल जी थे। बिल्कुल। और उनके समय में वो घोषणा हुई, उसकी प्रतिपूर्ति के लिए भी हमने लगभग 7.5 करोड़ रुपए का एस्टिमेट मैंने एक DPR बनवा करके PWD डिपार्टमेंट से, लोक निर्माण विभाग से जी, उसमें कुछ ड्रेनेज और सड़कें थी जी, ताकि कृष्णा नगर का संपूर्ण जो डेवलपमेंट है कृष्णा नगर और शिवपुरम का वो हो पाए। जी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान ही नहीं लिया। बहुत बार उनको हमने कहा कि भाई इसको सैंक्शन कर दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी घोषणा है, लेकिन वो सैंक्शन ही उन्होंने नहीं की। वो जमूरे वाली जो बात आपने कही हाँ थी। कुछ जमूरे लगे रहते हैं भाजपा के। हाँ कि भाई कि भाई झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कामों को कैसे रोका जाए। हाँ, तो वो मुझे लगता है वो जो घोषणा है, जो फाइल है जो 7.5 करोड़ की, वो उन जमूरों के हाथ लग गई, तो वो होने नहीं देंगे, नहीं हो पाई। और तो मतलब साफ स्पष्ट बात है कि अगर वो होगी तो विकास होगा, अन्यथा ऐसे ही अधूरा रहेगा। नहीं उसके बाद भी आप सुन लीजिए जी, जो विधायक निधि के छोटे छोटे काम हैं वो तो हम करवा ही देते हैं वहाँ, लेकिन वहाँ अथाह पैसे की आवश्यकता है। और मुझे थोड़ा सा दुख और दर्द इसलिए भी है कि भाई चलो मेरा क्षेत्र है कृष्णा नगर शिवपुरम, भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा की वो विंग है, इकाई है, लेकिन वो साथ ही साथ नगर निगम की भी इकाई है। नगर निगम के भी वार्ड क्षेत्र में वो आता है। बिल्कुल। लेकिन नगर निगम भी हमने तमाम प्रस्ताव दिए, तमाम पैसा मांगा, लेकिन पैसा देने के नाम पर लगभग बहुत ही कम उन लोगों ने वहाँ जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उस पे के नाम पे बहुत ज़्यादा ध्यान उन लोगों ने नहीं दिया नगर निगम ने। जी। कई बार तो हमने लड़ करके, जब बहुत ही ज़्यादा अति हो गई, लड़ करके कुछ सड़कें वड़कें बनवाई। वो स्काई वो जो आपका गली नंबर 20 में स्कूल के सामने रोड खराब थी, लगभग दोनों तरफ ड्रेन, और 60 लाख रुपए के आसपास हमने लड़ करके, मतलब वो भी लड़ करके बनवाई? हाँ लड़ करके, इनके साथ लड़ करके, जब जा करके जबरदस्ती में कभी ये तो करना ही पड़ेगा, तब जा करके वो बनी। पूर्व विधायक तो पहुंच जाते हैं कभी भी कृष्णा नगर में? हाँ पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। नहीं, 65 लाख रुपए की लागत से हमने वो ट्रेन बनाई। छोटी छोटी सड़कें हमने विधायक निधि से भी बनाई। अच्छा। गली नंबर 25 में जो राधा कृष्ण जी का मंदिर है वो गली और वहाँ की ड्रेन हमने बनाई। गली नंबर 25 हमने बनाई। 27 में HRDA का हमारा प्रस्ताव है, 27 में भी काम प्रस्तावित है, चल रहा है। गली नंबर 26 भी बनने को, वो एरिया का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। कृष्णा नगर, कृष्णा नगर का मैं बता रहा हूँ। लेकिन कृष्णा नगर को जिस तरीके का, मतलब जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें हम अभी बहुत पीछे हैं। जल निकासी की समस्याओं को लेकर के हमने जिलाधिकारी जी को भी एक पत्र लिखा। जिलाधिकारी जी को हमने कहा कि भाई आप यहाँ की ड्रेन के लिए जो हमारा नलकूप विभाग है, उसकी नालियाँ वहाँ हैं, उसका स्वामित्व नगर निगम को दे दीजिए, ताकि नगर निगम एक DPR बना करके नालों की और पंप हाउस की कर सके। तो वो प्रक्रिया भी गतिमान है। दूसरा, अगर मैं शिवपुरम की बात कर लूँ, अभी HRDA से हमें प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए का रुपए मिलते हैं जी, धनराशि। हाँ, धनराशि मिलती है, विकास कार्यों के लिए आवंटित होती है कि भाई आप विधानसभा क्षेत्र में इसको कहीं भी लगवा लीजिए। अब मुझे नहीं पता कि शिवपुरम वाले हमारे लोग कितनी इस बात को समझेंगे और कितना महत्व इसको देंगे, लेकिन वो पूरा का पूरा 50 लाख रुपया गली नंबर 3 में हमने पूरा का पूरा पैसा वहीं के वहीं लगा दिया। 50 लाख रुपए 1 साल के HRDA का वहीं के वहीं लगवा दिया, और कुछ सड़कें निर्माण हमने करवाई वहाँ, जो काफ़ी लंबी चौड़ी हैं। वहाँ के लोगों को काफ़ी राहत भी मिली जी। उसके बाद
अभी हम राज्य वित्त से जो हमारा स्कूल है सर्वज्ञ, हाँ सर्वज्ञ स्कूल के सामने का रास्ता जो इधर पीछे को होते हुए रहीमपुर के साइड में फाटक पे निकल जाता है, जी, उस रास्ते पर भी कार्य गतिमान है अभी। लगभग मेरे ख्याल से आई थिंक 50 लाख रुपए की लागत से वो है। अच्छा। और अभी आज़ाद नगर, ये हमारा शिवपुरम गली नंबर 1 के पास से लेकर के पनियाला की ओर जो सड़क मार्ग है, लगभग 20-25 लाख रुपए की तारकोल की वो सड़क हमने बनवाई। यानी अगर मैं इन 3 ही कामों की बात कर लूँ तो लगभग 1.25 करोड़ रुपया तो हमने अभी इनके इनॉग्रेशन और उद्घाटन किए। लगभग कुछ पैसा हमने वहाँ शिवपुरम की सड़कों में विधायक निधि से भी हमने दे रखा है, कुछ पुलियाओं का भी हमने पैसा दे रखा है। बस मेरा सबसे कहना एक है, हमारे भाजपा के जो भाई लोग हैं उनसे भी मेरा कहना एक है कि भाई खाली अकेले मैं ही इकाई नहीं हूँ शिवपुरम कृष्णानगर के लिए। बिल्कुल सही बात। इकाइयों में हमारे 2 राज्यसभा सांसद रुड़की में, बिल्कुल सही बात, 2 राज्यसभा सांसद रुड़की में हैं जी, उनको भी सांसद निधि मिलती है। बिल्कुल सही बात। तो भाई कृष्णानगर की अगर यहाँ अपने रुड़की क्षेत्र की वो विडंबना समझते हैं तो क्यों नहीं वो पैसा लगाते हैं वहाँ। आपकी भी तो ड्यूटी है भाई, बीजेपी के लोग, आपके बीजेपी के जो राज्यसभा के सांसद हैं उनकी भी ड्यूटी है। हमारे सम्मानित माननीय सांसद साहब त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं भाई, उनकी भी तो ड्यूटी है। अच्छा, आपने कभी नगर निगम की भी तो ड्यूटी है। तो आपने कभी जिक्र नहीं किया इनसे, कभी व्यक्तिगत रूप से कहा हो कि यार विकास तो कराइए कम से कम, क्योंकि जनता का ही काम है, जनता नहीं चुना है। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तमाम जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कृष्णानगर में और शिवपुरम में है, भले ही वो पार्षद के रूप में हो, भले ही किसी के रूप में हो, या भले ही वो नेताओं के रूप में हो, तमाम खबरें भी छपती हैं, तमाम सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर फिर भी राज्यसभा सांसद और सांसद महोदय ये इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरे पास आएगा तब मैं कुछ सोचूंगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमने आपको अक्सर अमूमन देखा है, व्यक्तिगत रूप से लड़ाई करते हुए भी देखा है विकास के लिए। कृष्णानगर के लिए आप एमएनए के साथ भी भिड़ गए थे एक बार कि मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्षेत्र तो आपसी लड़ाई में तो खत्म हो जाएगा ऐसे तो। नहीं, हमारी कोई आपसी लड़ाई थोड़ी है, व्यक्तिगत लड़ाई हमारी नहीं। अगर पक्ष विपक्ष की लड़ाई के बारे में बात, पक्ष विपक्ष की लड़ाई मैं तो आज बिल्कुल खुले दिल से कह रहा हूँ, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जी, भले ही उसमें हमारे राज्यसभा सांसद महोदय हों, हमारे सांसद महोदय हों, भले ही पार्षद हमारे हों, या नगर निगम के हमारे चेयरमैन साहब हों, नगर निगम के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो हों, मेरा सबसे कहना है कि भाई वहाँ खाली बीजेपी या कांग्रेस के लोग ही नहीं रहते हैं, वहाँ सभी दलों के लोग रहते हैं। बिल्कुल सही बात। और हम सबका दायित्व है, हमें लोगों ने क्यों चुना और हम यहाँ क्यों आए राजनीति में। राजनीति का मुख्य उद्देश्य हमारे हैं कि हम जन सरोकार को गंभीरता से समझते हुए जनता की सेवा कर सकें। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और हम अपने उसी मूलभूत उद्देश्य से ही अगर भटक जाते हैं, बिल्कुल, तो मैं मानता हूँ हमारा राजनीति करना बेकार है, हमारा राजनीति में होना और रहना बेकार है जी। तो भाई मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, राज्यसभा सांसद महोदय, हमारे नगर निगम के मेयर साहब, कैमरे की तरफ कह दीजिए एक बार, हमारे राज्यसभा सांसद महोदय, हमारे सांसद महोदय और हमारे मेयर साहब, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कृष्णानगर, शिवपुरम या मैं कहूँ रुड़की, हम सब की संयुक्त जिम्मेदारी है। और अगर खाली आप ये सोचते हो कि भाई वहाँ विपक्ष के विधायक हैं वो खुद झेलेंगे, तो मैं मानता हूँ ये तरीका, ये रवैया किसी भी जनप्रतिनिधि का गलत है। भाई आम जनता हम सबकी संयुक्त जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही बात। और आपको भी चाहिए कि भाई आप भी कृष्णानगर और शिवपुरम के लिए आगे आइए। हमारे 2 राज्यसभा सांसद यहाँ पर हैं, मैं दोनों राज्यसभा सांसदों से कहना चाहता हूँ कि अपनी निधि का कुछ हिस्सा या अपने प्रस्ताव आप कृष्णानगर और शिवपुरम के लिए भी करिए। हम लोग तो अपने एंड से कर ही रहे हैं, लेकिन आप भी वहाँ सहयोग करिए। आपके भी सहयोगी या आपके भी दल के लोग वहाँ हैं, हमारे भी दल के लोग वहाँ हैं। हम सब की संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम सब मिलकर के कृष्णानगर, शिवपुरम का या जितने भी रुड़की के क्षेत्र हैं उन सब का विकास करें। अगर उन्हें व्यक्तिगत रूप से अगर वो आपको बुलाते हैं तो आप जाएंगे भी? नहीं, बुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे लगेगा कि मुझे जाना तो मैं चला जाऊंगा। भाई आम जन के लिए तो आप मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी लोगों से भी मिलता हूँ। तो आम जन के हित के लिए, आम जन के भले के लिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बिना बुलाए भी चला जाऊंगा। क्षेत्रवासियों से क्या वादा करेंगे फिर आप? क्षेत्रवासियों से मेरा ये कहना है कि भाई मैं एक सेवक के रूप में जो आपने मुझे चुना था, मैं आपका फिर पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके लिए मैंने हमेशा 100% देने की कोशिश की है। और आप निश्चिंत रहिए, एक आपके जनप्रतिनिधि के रूप में, आपके सेवक के रूप में मैं हमेशा आपके लिए
बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा और करता रहूंगा। आपने कहा कि 2027 में हमारी सरकार आ रही है, तो 2027 में फिर कृष्णानगर का विकास करेंगे विधायक वीरेंद्र जाति? देखिए मैं 2027 का वादा नहीं करूंगा। हाँ। मेरा प्रयास तो ये है कि मेरे पास अभी लगभग 1.25 साल है। हाँ। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें भी कुछ डेवलपमेंट, कुछ एरिया को हम ठीक कर दें, चाहे लड़के लाना पड़े। हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। हाँ। अभी शिवपुरम के जो हमारे निवासी हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आपके लिए हमने रहीमपुर फाटक से आगे पनियाला की तरफ से सीलाखाला तक एक राज्य वित्त में नाले की व्यवस्था की है। नाले के लिए हमने पैसे की मांग की है। अगर हमारी राज्य सरकार उसके लिए पैसा दे देती है तो शिवपुरम के निवासियों को काफ़ी राहत मिल जाएगी। ये भी हमारा प्रस्ताव चल रहा है। 2027 के लिए क्या तैयारी है कांग्रेस की, अगर प्रदेश की राजनीति पे आ जाए? देखिए, मैंने कहा था कि भाई कुछ संगठनात्मक चेंजेस, जो बड़े बदलाव हैं, वो हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कर दिए हैं। हाँ। जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर के हो या फिर तमाम कमेटियों को लेकर के हो, और बूथ स्तर तक हाँ। एक बहुत ही मजबूत संगठन, बहुत ही मजबूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ। वो अगले 2 से 3 महीने में सब जगहों पर हमारे स्टेट में होगा और हम लोग अच्छे तरीके से पहले से बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्किंग कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस का? देखिए, मुख्यमंत्री जी का चेहरा तो जो भी हमारी हाईकमान तय करे, और वो निर्णय उनके ऊपर है। जो भी हमारी हाईकमान तय करें, आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी, जो भी तय करें, हमारे अपर लीडर्स, वो। आप किसको मानते हैं कि उत्तराखंड का विकास हमारी पार्टी का वो नेता अच्छा कर सकता है? कौन सा नेता है वो? हम सब संयुक्त रूप से, जितने भी हमारे नेतागण हैं, सब मिलकर के अपना अपना दायित्व समझते हुए अगर लगे, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। अगर हम सब संपूर्ण लोग, हम कांग्रेस के लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लगेंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग मिलकर के डेवलपमेंट करेंगे। हरीश रावत जी से नाराजगी क्यों? हरीश रावत जी से मेरी नाराजगी नहीं है। हरीश रावत जी हमारे सम्मानित नेता हैं, हमारे संरक्षक हैं, तो मेरी नाराजगी हरीश रावत जी से बिल्कुल आपकी नहीं। वे पार्टी की अगर बात की जाए तो कोई उनका खुल के नाम क्यों नहीं लेता? कभी उनके बारे में नाम ही नहीं लिया जाता। अगर बात की जाए तो आपकी पार्टी के सबसे सीनियर नेता भी वही हैं, उनके बारे में कोई जिक्र क्यों नहीं करता है? ऐसा क्या गलती कर दी? हरीश रावत ने, आपके मुखिया रहे हैं वो, आप प्रदेश के मुखिया भी रहे हैं वो। नहीं, कौन कह रहा है जिक्र नहीं करता है भाई? हाँ। हरीश रावत जी का तो हर जगह पे नाम आता है। हाँ। आपके इंटरव्यू में देखिए, हम और आप हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं। हाँ। हमारे वो नेता हैं, बड़े सीनियर नेता जी। हैं, तो इसलिए तो हम और आप आदरणीय श्री हरीश रावत जी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो हरीश रावत जी चेहरा हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ये हमारा पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो विधायक जी आप खुल के नहीं बताएंगे कि नहीं हो सकते हैं? नहीं, आपको पसंदीदा कौन है फिर? नहीं, दरअसल में क्या, मैं इसके लिए एक उचित अथॉरिटी नहीं हूँ। अथॉरिटी के साथ चलती है कांग्रेस? नहीं, अथॉरिटी मैं कह रहा हूँ आदरणीय अभी आपने कहा था कि स्वतंत्र रूप से कार्य करती है कांग्रेस। आदरणीय खड़गे जी और राहुल गांधी जी जो भी तय करेंगे चेहरा, वो हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। आप विधायक चुन के पुनः आते हैं, दोबारा से आते हैं, तो चुनाव तो आप ही को करना होगा। आपने कहा कि पार्टी आ रही है, तो आपका पसंदीदा नेता पूछना चाह रहा था। मेरे पसंदीदा नेताजी, अगर नेताजी पूछना चाहते हैं तो मेरे सबसे पसंदीदा जो नेताजी हैं कांग्रेस में, वो आज के समय में राहुल गांधी जी हैं। प्रदेश स्तर पर बात की जाए तो? प्रदेश स्तर पर तो सभी लोग मेरे पसंदीदा सभी मेरे मतलब प्रदेश स्तर पे बात की जाए तो कोई जवाब नहीं आएगा विधायक जी की तरफ? मेरे सभी पसंदीदा लोग हैं। विधायक जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा? नहीं, आप मुझसे जिस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहते हैं उसका आंसर तो देखो यही है। ये उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा। उसका आंसर यही है। चलिए, आपके राजनीतिक गुरु कौन रहे? मेरे राजनीतिक गुरु, मैं बड़ा इस पे खुल के बोलता हूँ, मेरे जो राजनीतिक गुरु जी हैं, रहे नहीं जो हैं जी, वो विधायक मंगलौर, हाँ। और जो कि हमारे राष्ट्रीय सचिव भी हैं, अच्छा। दिल्ली के प्रभारी भी हैं, हाँ। आदरणीय श्री काजी निजामुद्दीन जी, जिन्होंने मुझे राजनीति के गुण जो हैं सिखाए। अच्छा। हाँ, तो वो मेरे गुरु हैं। क्या क्या प्रेरणा मिलती है उनसे? उनसे वो मतलब उनको राजनीति का तजुर्बा बहुत है। अच्छा। तो कभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं, हाँ। तो मैं आपको खुले दिल से मैं बता रहा हूँ। अच्छा। जो बड़े निर्णय, बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक शिष्य की तरह, जो एक शिष्य को करना भी चाहिए, हाँ। तो वो हमेशा डिस्कशन करता हूँ, और उनके जो निर्णय हैं, जो उनकी सलाह, हाँ। वो वाकई में बड़ी एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही गंभीर होती है। राजनीतिक रिश्ता है गुरु शिष्य का, या व्यक्तिगत रिश्ता भी है गुरु शिष्य का? नहीं, व्यक्तिगत भी है और राजनीतिक भी है, दोनों है। अच्छा, दोनों रिश्ते हैं। हाँ। तो कैसे मानते हैं आप उन्हें
कैसे विधायक हैं वो? बहुत अच्छे हैं, लोगों का समस्याओं का समाधान करने वाले, और मतलब आप जो मुझसे पूछना चाहते हैं उनको शब्दों में कहना मेरे ख्याल से बहुत कम होगा। मतलब इतना सम्मान है उनका। बिल्कुल। चलिए फिर अब ये बता दीजिए, झबरेड़ा के लिए 2027 में क्या क्या वादे लेकर जा रहे हैं विधायक वीरेंद्र जाती? 2027 थोड़ा दूर है, और 2027 के जो चुनावी वादे हैं या हमारा मैनिफेस्टो जो है, हाँ, वो थोड़ा हम बाद में जारी करेंगे। बाद में इसलिए जारी करेंगे कि कुछ वादे तो हमें 2027 से पहले पूरे करने हैं। अच्छा। जो हम वादे पूरे कर लेंगे फिर उनको मैनिफेस्टो में नहीं रखेंगे, फिर नया मैनिफेस्टो बनाएंगे। अच्छा विधायक जी, कहीं ना कहीं अटकलें चलती रहती हैं कि वीरेंद्र जाती जी भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये आज ही ने बिल्कुल साफ कर दीजिए कि मैं भाजपा में हूँ। देखिए इसमें मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूँ जी। देखिए, राजनीतिक लोगों की जो चर्चाएं है ना, हाँ, भले वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हाँ, राजनीतिक लोगों की अगर चर्चाएं न हुई तो वो काहे का राजनीतिज्ञ है भाई। तो इन चर्चाओं को मैं विराम नहीं दे रहा हूँ। इन अच्छा। चर्चाओं को मैं कहता हूँ इन हवाओं को चलते रहने दीजिए। तो मतलब अगर हवाएं वहां ले गई उस तरफ मोड़ के, मैं क्या कह रहा हूँ जी, हवाओं के मेरा इतना वजन है कि हवाएं मुझे ले जा ही नहीं सकती है भाई। चलिए एक बड़ा अभी ज्वलनशील मुद्दा चल रहा है अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर, उस पर क्या कहेंगे विधायक वीरेंद्र जाती? देखिए, जिस तरीके के साक्ष्य मिटाए गए और तमाम तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से या तमाम तरीके की जांच और बयान जिस तरीके से आए, हम लोग भी उसमें संतुष्ट नहीं है। और अगर मैं कहूं कि उत्तराखंड का कोई भी आम व्यक्ति जी, अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो वो संतुष्ट नहीं है जी। भाई। जिस तरीके से एक बेटी के साथ जो दरिद्रता हुई, सब सारी चीज़ें हुई जी, और उसमें वीआईपी के नाम निकल करके नहीं आए जी, बड़े लोगों को जिस तरीके से संरक्षण दिया गया, बचाया गया, अच्छा, वो बहुत ही गंभीर और सोचने का विषय है। तो इसमें हम लोग जो बहुत उच्च स्तरीय हमारा संगठन, हमारी कांग्रेस पार्टी जांच की मांग कर रही है, तो उस तरीके की अगर जांच हो जाए, हो भी जानी चाहिए भाई, ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। एक निष्पक्ष और एक पीड़ित को न्याय मिल जाए, उनके परिवारजनों को संतोष हो जाए, तो यही है जांच जो कर देनी चाहिए। अभी आपके सेनापति चेंज हुए हैं, गणेश गोदियाल जी आए हैं, तो क्यों सेनापति चेंज करना पड़ा? और सबसे बड़ी बात है कि गणेश गोदियाल अकेले अंकिता भंडारी हत्याकांड पर डटे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग हमारी बहन अंकिता भंडारी जी के हत्याकांड की आवाज़ उठाने में, आमजन की आवाज़ उठाने में डटे हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कल हमारे आदरणीय नेता जी श्री हरीश रावत जी हरिद्वार में थे। डीएम साहब को, जिलाधिकारी जी के यहाँ उनको घेरने का कयावत उन्होंने कर रखी थी, और अंकिता भंडारी के हत्याकांड पर ही वो लोग वहाँ स्पेशली धरने पर थे। और हमारे गणेश गोदियाल साहब जो हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष हैं, वो लोग उत्तराखंड पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको घेरने में व्यस्त थे। तो ऐसा नहीं, सब लोग अपनी अपनी जगहों पर लगे हुए हैं, और हम तो चाहते हैं, आमजन की आवाज़ है कि भाई अंकिता भंडारी हत्याकांड जो है वो उसमें पुनः उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। 2027 के लिए कितने बेहतर रहेंगे गणेश गोदियाल? देखिए, वो हमारे सेनापति हैं, और सेनापति के रूप में मैं कह रहा हूँ अच्छा निर्णय है, और बेहतर परिणाम हम सब साथ मिल करके चलेंगे। हमारे पार्टी के जितने भी उच्च स्तरीय नेता हैं, सब उनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में चलेंगे, तो अच्छे बेहतर परिणाम आएंगे। तो क्या वादा करके जा रहे हैं? अपनी जनता को, एक लंबी बात हो जाएगी आपसे, तो समय का पता ही नहीं चल रहा है कि कितना लंबे समय हो गया, तो क्या कहेंगे अपनी जनता के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही कम शब्दों में मैं कह रहा हूँ, अपने जो भी हमारे सम्मानित क्षेत्रवासी हैं, सम्मानित विधानसभावासी हैं, मैं हमेशा आपके लिए समर्पित रहा हूँ और हमेशा समर्पित रहूँगा। मैं अपना बेस्ट देने का प्रयास करता हूँ और आपके लिए हमेशा बेस्ट दूंगा। आपकी लड़ाई हमेशा एक सेवक के रूप में लड़ता रहूँगा। विधायक जी, आपसे बात अधूरी भी रह गई, और मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आगे भी हमसे आपस में बात कराए और अन्य मुद्दों पर बात हो। और लंबा समय हो गया है, आपका भी बड़ा कीमती समय है, क्षेत्र को भी देना है, आपने आज समय निकाला, मैं उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बताया, और जितने भी आपके दर्शक हैं उनसे रूबरू होने का आपने मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी हमसे जी, आपका और आपकी सभी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद विधायक जी हमसे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।